नमस्कार मित्रों, अचीवमेंट पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड के एसटीईटी एग्ज़ाम 2020 सामाजिक अध्ययन पर आधारित सब्जेक्ट लोकतांत्रिक राजनीति कक्षा 9 की चैप्टर नंबर 6 लोकतांत्रिक अधिकार का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। देखिए, बीएसईबी ने एसटीईटी एग्ज़ाम का डेट घोषित कर दिया है और इसका जो सिलेबस है वह बीएसईबी के सिलेबस पर आधारित है, लेकिन हम लोग इस वीडियो में बीएसईबी और एनसीईआरटी दोनों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन को रखे हैं। और इस वीडियो में अगर आप पूरा अंत तक बने रहिएगा तो निश्चित है कि आपको ये गारंटी है कि जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे इसमें से एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं होगा। इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्त भी लाभान्वित हो। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलते रहे और आप वीडियो देख करके लाभान्वित होते रहे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अब लोकतांत्रिक अधिकार। इराक में लोकतंत्र की बहाली के नाम पर किसने और कब अनेकों अत्याचार किए और निर्दोषों को भी निशाना बनाया? तो इसका राइट आंसर होता है अमेरिकी फौजों। तो अमेरिकी फौजों ने 11 सितंबर 2000 के बाद इराक में लोकतंत्र की बहाली के नाम पर अनेक अत्याचार निर्दोषों के ऊपर भी किए हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में मौलिक अधिकारों का सर्वप्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर होता है फ्रांस में 1789 में। जब 1789 में फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो उसके पश्चात फ्रांस की राष्ट्रीय सभा में मौलिक अधिकारों का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों का सवाल किसने उठाया? तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने, जिन्हें हम बीजी तिलक के नाम से जानते हैं, सर्वप्रथम सन 1918 में बम्बई के कांग्रेस अधिवेशन में इस बात को उठाया था। बाद में 1928 में नेहरू समिति ने भी मौलिक अधिकारों की बात कही थी। 1933 में कराची के अधिवेशन में इस बात पर चर्चा हुई थी और 1945 में सप्रू समिति ने भी इस बात को उठाया था कि हमारे स्वतंत्र भारत में देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार अवश्य रूप से मिलने चाहिए। आइए एक और इम्पॉर्टेंट इसके संदर्भ में देख सकते हैं कि मौलिक अधिकारों का जो मामला था वो काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया जा रहा था भारतीयों के द्वारा, लेकिन अंग्रेज़ों ने भारतीयों को मौलिक अधिकार नहीं दिए। अब आइए बात हो रही है यहाँ पर मौलिक अधिकारों की, तो हम ये देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में दिए गए हैं। और जब बात हो रही है मौलिक अधिकार की, तो हम देखते हैं कि कितने मौलिक अधिकार हमारे देश के नागरिकों को मिले हैं। तो हमारे देश के नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकार मिले हुए थे। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 एवं 30 और संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 32। साथ में ही शोषण संपत्ति का अधिकार, जिसे कि अब संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पर अनुच्छेद 35 संपत्ति के अधिकार की बात की, उसी तरह है कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में है। कितने अनुच्छेद से अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। प्रथम जो समता का अधिकार है 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
25 से 28 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30 संवैधानिक अधिकार, अनुच्छेद 32 और संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 35, और इसे ही समाप्त कर दिया गया है संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। और अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं या मौलिक अधिकार हैं, तो उसकी संख्या होती है 6। और एक प्रश्न और बनता है कि संपत्ति का अधिकार का दर्जा जो है मौलिक अधिकार से हटा करके क्या दे दिया गया है, तो संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार हो गया है। चलिए आइए आगे हम लोग देखते हैं, इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है उसको देख लेते हैं कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 जो था उसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके अब संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकार के बारे में, थोड़ा विस्तृत रूप से जानते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार है के बारे में, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट बात आती है मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में एवं किस अनुच्छेद में है, तो जैसे हमने पहले बताया आपको कि संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि क्या मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है, तो हाँ ऐसा संभव है, और हम देख चुके हैं कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 7वां जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे अब मौलिक अधिकार से हटा करके एक कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। आइए बात आती है कि क्या मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, तो हाँ राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 351 का प्रयोग यदि होता है तो जिसे के समय जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य जितने भी मौलिक अधिकार है सभी को स्थगित किया जा सकता है। एकमात्र ऐसा मौलिक अधिकार है जिसे स्थगित नहीं किया जा सकता है, वह क्या है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। कहने का तात्पर्य जीवन जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार को छोड़ करके किसी भी अन्य मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। कब, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के समय। चलिए आइए नेक्स्ट आते हैं, हम देखते हैं अब हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी मौलिक अधिकार है सबका विस्तृत अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो निश्चित रूप से इस सभी मौलिक अधिकार के बारे में विस्तृत रूप से जान पाएंगे। तो आइए देखते हैं। प्रथम मौलिक अधिकार समता या समानता का अधिकार, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। इसमें देखते हैं अनुच्छेद 14 में क्या बातें कही गई। अनुच्छेद 14 में कही गई है कि विधि के समक्ष समता का अधिकार होती है। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा सभी व्यक्ति पर एक समान ढंग से लागू करेगा। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति किसी भी प्रकार के क्षेत्रीय भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दी जाएगी, अर्थात नौकरियों में सबको समान अवसर दिया जाएगा, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो या पिछड़ा वर्ग हो। अनुच्छेद 17 की बात कही गई है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। अनुच्छेद 17 संबंधित है अस्पृश्यता की समाप्ति से। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। आइए हम आगे देखते हैं। अनुच्छेद 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत। सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान को छोड़ करके अन्य कोई भी उपाधि अब राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। जैसे कहने का तात्पर्य यह है कि भारत का कोई भी नागरिक हो वह किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा
कि अनुच्छेद 18 के अंतर्गत जो उपाधियों का अंत किया गया है उसमें शिक्षा और सेना को छोड़ करके किसी को भी किसी प्रकार की उपाधि नहीं प्रदान की जाएगी, और यदि कोई विदेश से किसी प्रकार की उपाधि प्राप्त करता है तो उसके लिए उसे भारत सरकार के राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा। अब आते हैं, हम देखते हैं दूसरा मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत किया गया है। अब देखते हैं कि 19 से 22 तक क्या क्या बात कही गई है स्वतंत्रता के लिए। अनुच्छेद 19 में वर्णन है कि मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, जिसे अब 6 है। 19A में क्या कही गई है कि बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता। कहने का तात्पर्य कि सभी व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है और मीडिया को स्वतंत्र रखा गया है, प्रेस को स्वतंत्र रखा गया है और वो अपने हिसाब से स्वतंत्र पत्रकारिता कर सकते हैं। नेक्स्ट है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है संघ बनाने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता है। सभी को संपत्ति का अधिकार अर्जित करने का अधिकार प्राप्त है और सभी को कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। किसको छोड़ करके? बस ऐसे जिसके लिए सरकार द्वारा निषेध नहीं किया गया हो, ऐसे व्यापार जिसको दे सरकार, जैसे अफीम है, चरस है, गांजा है, भांग है, इन सब चीज़ों की जो व्यापार है, जो खेती है, सरकार ने उसको नियंत्रित किया है। तो इन सब चीज़ों को छोड़ करके किसी भी प्रकार का व्यापार कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जीविका चलाने के लिए स्वतंत्र है, संपत्ति अर्जित करने के लिए स्वतंत्र है, देश के किसी भी क्षेत्र में आने जाने के लिए स्वतंत्र है, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने के लिए स्वतंत्र है, बोलने के लिए स्वतंत्र है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 20 की बात है, स्वतंत्रता के अंतर्गत ही। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में कुछ संरक्षण प्रदान किए गए हैं। और क्या है? इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहला, एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा हो सकती है, बार बार सजा उसे नहीं भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात है, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के अनुसार सजा मिलेगी, न कि पहले या बाद में बनने वाली किसी कानून के अनुसार। जिस समय व्यक्ति अपराध किया है उस समय जो कानून है उसी कानून के तहत उसे दंड प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। आइए अनुच्छेद 21 देखते हैं। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। और इसी अनुच्छेद 21 में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट 21 को जोड़ा गया, यानी 21A जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार, कि राज्य के 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। जो राज्य है, मतलब सरकार, किसी भी देश, अपने देश की सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कोई स्टेट गवर्नमेंट, उसे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है और बच्चों का मूल अधिकार बना दिया गया है। 21 क में जोड़ के या 21A में जोड़ करके कब बनाया गया? ये बनाया गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ऐसी बातें कही गई। अब अनुच्छेद 22 में देखते हैं क्या है कि अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया है तो इसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कौन कौन सी स्वतंत्रता है? उसके गिरफ्तार करने का कारण बताना होगा, पहली बात है। दूसरी बात क्या है कि उसे 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के सामने पेश किया जाएगा। और थर्ड बात है कि उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। आइए तीसरा मौलिक अधिकार हम देखते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 के अंतर्गत किया गया है। 23 और 24 में। अनुच्छेद 23 में क्या है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है। जैसा कि हम देखते हैं आए दिन बाल व्यापार होता है,
बच्चा या मानव के का भी दुर्व्यापार होता है, गुलामी कराई जाती है, खरीदी जाते हैं लोगों को काम करने के लिए। तो ऐसी चीज़ों या ज़बरदस्ती श्रम कराया जाता है, बलात् श्रम है, ज़बरदस्ती काम कराया जाता है, तो ऐसे चीज़ों पर रोक लगाया गया है। तो इसके अंतर्गत क्या कह रहे हैं कि इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेचने तथा इसी प्रकार का अन्य ज़बरदस्ती लिया गया श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 24 में क्या है कि बालकों के नियोजन, बाल श्रम का प्रतिशोध। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखानों, खदानों या अन्य किसी जोखिम भरे कामों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, इसका प्रतिशोध किया गया है। तो यह अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? बाल श्रम से संबंधित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 24 है बाल श्रम से। अनुच्छेद 23 है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम से। आइए या किसके अंतर्गत आते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार से। आइए नेक्स्ट 4th अधिकार देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, तथा यदि व्यक्ति अपनी चाहे तो अनुच्छेद 26 का सहारा लेकर के अपने धर्म के लिए किसी भी संस्थान की स्थापना कर सकता है, उसके पास स्वामित्व प्रशासन का भी अधिकार होगा। अनुच्छेद 27 में वर्णन किया गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसी भार देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। अनुच्छेद 28 है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि सरकार का कोई फंड इस्तेमाल कर रहा है कोई संस्था, तो वह धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती है। कोई भी सरकारी संस्था धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती है, और यदि कोई व्यक्ति चाहे तो धार्मिक संस्थान खोल के धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, इसके लिए भी वो स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। इसमें क्या बात आती है? अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 29 के अंतर्गत। क्या है कि कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है, और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश करने से रोका नहीं जाएगा। ये मुख्य रूप से बात आती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का जो अधिकार है वो अल्पसंख्यकों को भी प्राप्त है। कहने का तात्पर्य यह है कि अल्पसंख्यक अपनी इच्छा व पसंद के अनुसार अपनी शैक्षिक संस्था चला सकते हैं, और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। हाँ, वहाँ पे उनको धार्मिक शिक्षा नहीं देना है। अगर धार्मिक शिक्षा देंगे तो सरकारी अनुदान नहीं प्राप्त किया हो सकता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 6 है संवैधानिक अधिकार, अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कही है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसी संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है, तो वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहे हैं, और संविधान की जो प्रस्तावना है उसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान की आत्मा कही है। इसे ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। आइए अनुच्छेद 32 में देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकार लागू कराने के मामले में निर्देश देने, आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है, जो निम्नलिखित कैसे कैसे हैं। फर्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपने सम्मुख प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है,
और अगर इसकी गिरफ्तारी गैरकानूनी समझी गई तो उसे रिहा करने का आदेश भी दे सकता है। ये अधिकार किसके पास है? न्यायालय के पास है। नेक्स्ट है रिट, परमादेश के द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को अपने उस कर्तव्य को करने के लिए बाध्य कर सकता है जिसे कानूनी रूप से करने के लिए वह बाध्य है। नेक्स्ट है प्रतिषेध के द्वारा। प्रतिषेध के अंतर्गत क्या कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी या उच्च न्यायालय की ओर से किसी निम्न न्यायालय को यदि ऐसे कार्य करने से रोकने के लिए आदेश जारी किया जा सकता है जो कानून के विरुद्ध हो या उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। नेक्स्ट है उत्प्रेषण के द्वारा उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय से किसी अभियोग संबंधी सारे रिकॉर्ड अपने पास मंगवा सकता है। और नेक्स्ट और लास्ट है अधिकार प्रेक्षालेख के द्वारा न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी नियुक्ति या चुनाव कानून के अनुसार नहीं हुआ है उसे सरकारी कार्य करने से रोक सकता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि जो अनुच्छेद 32 की बात है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो नागरिकों को प्राप्त है, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और इसमें हम देख सकते हैं न्यायालय कि कितनी बड़ी भूमिका हमारे लोकतंत्र में है और मौलिक अधिकारों को लागू कराने में है। अब बात आती है एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट की, संपत्ति का अधिकार, जो कि 7वां मौलिक अधिकार था, जिसे अब हटा दिया गया है। अब वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो केवल 6 हैं। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे तो 7 थे, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है तो ये 6 हैं। और जो संपत्ति का अधिकार था इसे अब हटा दिया गया था। यहाँ पर बात आती है कि भारत के मूल संविधान में इस अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में शामिल किया गया था, परंतु संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में इसे मौलिक अधिकारों की सूची से अलग कर कानूनी अधिकारों का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। तो आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलते रहें। अभी पार्ट 1 था इस चैप्टर का, और पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आपको तक पहुँचाया जाएगा। धन्यवाद। तो वीडियो